नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीवीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं 21 तक। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य जो है वो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 है। अब कह रहा है इस पे हानि जो होता है वो 20% का है, 10% का, 10% की हानि पर बेचा गया है। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका 100 का 10% हानि अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य 90 आ गया, क्रय मूल्य जो है तब जब 100 रुपया है। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? क्योंकि 20% की छूट के बाद वो खरीदा ही गया था और उस पर भी 10% के बेचे घड़ी हानि हो गया है। अंकित मूल्य हो जाएगा 90/80 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 112.5%। आंसर जो हमारा होगा सी हो जाएगा। इस तरह के समझ लीजिए कि अगर मान लिया कि अंकित मूल्य है कितना? अंकित मूल्य है 112.5 है। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? वो 10% के हानि पर क्या है? 90 है। तो ये जो है वो कितना है? तो ये 20% हो जाएगा। क्या है? 20%। क्या है? 20% की छूट देने के बावजूद भी वो क्या करता है? वो बेचता है तो 10% की हानि में बेचता है। यानी वो खरीदा जो था वो कितना में खरीदा था? 100 रुपया में खरीदा था। क्या? 100 रुपया में खरीदा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे छोटा है। 8/9 बराबर 0.889 होता है, 2/5 होता है 0.4 और 7/11 होता है 0.63। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो दूसरा जो है वो सबसे छोटा है। m-n बराबर 11, m² प्लस n² बराबर 141। तो mn का मान ज्ञात करना होगा। तो m-n कितना दिया हुआ है? 11। m² प्लस n² दिया हुआ है 141। m-n के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 के स्क्वायर हो जाएगा। इसे कर रहे हैं तो 11 के स्क्वायर हो जाएगा। m² प्लस n² माइनस 2 इंटू mn बराबर हो जाएगा 121। m² प्लस n² कितना दिया हुआ है? 141 माइनस 2 गुना mn बराबर कितना है? 121 है। जब इसे यहाँ सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2mn बराबर 141 माइनस 121 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो mn बराबर कितना हो गया? 20/2 यानी 10। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 5/16 से अनुपात में है। x अनुपात 1/64 समानुपात कितना है? 4/7 अनुपात 5/16। यही हमें प्रश्न में कह रहा है, बस इसे कहना था। x/1/64 बराबर लिख सकते हैं 4/7/5/16 यानी 64x बराबर लिख सकते हैं कितना? तो ये ऊपर हो जाएगा तो 1664 और 7×5 = 35 हो जाएगा। x बराबर निकल जाएगा 64/35 और गुना 1/64, 64 कट जाएगा 1/35 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते। यदि एक संख्या u एक दूसरी संख्या v से 90% कम है और v 5400 से 13% अधिक है तो u का मान हमें ज्ञात करना है। तो v बराबर जो है वो 5400 गुना 113/100 हो जाएगा। क्या है? 113/100। 5400 से 13% जो है वो अधिक है तो 113/100 यानी हो जाएगा 6102। तो u का मान क्या हो जाएगा? तो 6102 का 10%, क्योंकि 90% कम है यानी 10 बच जाएगा तो 10/100 ये हो जाएगा 610.2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। क्या है? बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो प्रतिरोध है 12 ओम का और 24 ओम का, समानांतर में जोड़ा जाता है। अब एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध है ये है, समानांतर में ये जोड़ा गया है। उसके बाद कह रहा है कि इस संयोजन में 22 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। यानी एक और जो है वो प्रतिरोध जोड़ा जाता है और एक बैटरी भी लगाया जाता है। ये 22 ओम का है। तो 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा करंट बहेगी? तो सबसे पहले तो हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। एक तो R3 जो है वो सीरीज में है 22 वाला, तो प्लस ये हो जाएगा। ये R1 प्लस R2 जो ये पैरेलल में है तो इसका ये रेसिस्टेंस हो जाएगा। यानी 22 प्लस 12 गुना 24/12 प्लस 24 कितना आ गया? 30 ओम आ जाएगा। जब इसे हल करिएगा तो 30 ओम हो जाएगा। अब करंट कितना जाएगा पहले ये हमें देखना है इसमें। तो I बराबर होता है V/R, यानी 12 वोल्ट है और R कितना है?
30 है, यानी 2/5 एम्पियर तो हमें करंट मिलेगा इस क्षेत्र में। लेकिन कह रहा है कि 24 ओम में कितना जाएगा, तो यहाँ से क्या है, करंट दो भाग में बढ़ जाएगा, एक I1 में बढ़ जाएगा, एक I2 में है। अगर 24 ओम में से निकालना है, 24 ओम वाला में कितना करंट जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो R1/R1 प्लस R2 गुना I, यानी हमें इस R1 को लेना है। ये हो जाएगा R1, ये हो गया R2। तो R1 कितना है, तो ये है 12, और R1 प्लस R2 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, और करंट कितना था 2/5, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। क्या है 2/15। तो ऑप्शन कौन सा है 2/15 एम्पियर का, तो वो सी है। क्या है, तो हमें देख सकते हैं छठा का जो आंसर आ जा रहा है वो सी हो जाए। जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है और दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो उसके जो बाद वाला जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसको ऊपर रखना है और फिर नीचे दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के और जो इस वायर में करंट आया है उससे गुना कर देना है। यानी हमारे पास जो है करंट डिवाइडेड रूल्स के अनुसार बनता है। यहाँ पर अगर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ जो हम करंट I दिए हैं, तो अगर मान लिया कि R1 में करंट हमें I निकालना है, तो ये हो जाएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू I हो जाएगा। और अगर हमें करंट निकालना है किसमें R2 में, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये R1/R1 प्लस R2 गुना I हो जाए। यानी जिसमें निकालना है वो ऊपर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के मान में अचानक घटाकर g/4 हो जाए तो उपग्रह की उसी कक्षा में कोणीय गति ω2 हो जाती है। यदि ω1 बराबर x ω2 है तो x का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि g का मान अचानक घटकर g/4 हो जा रहा है। तो g बराबर हमारे पास फार्मूला होता है ω1² होता है। अब g डैश बराबर क्या होता है g/4 हो जा रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा g/4 बराबर ω2² हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम कंपेयर कर दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो g बराबर हो जाएगा ω2² इंटू 4 इंटू r हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि ω1 बराबर x ω2 है, यानी हमें ω1 बराबर कह रहा है कि x ω2 है। इसे लिख सकते हैं ω1 बराबर x ω2, और इस फार्मूले से देख रहे हैं अगर आप यहाँ पर रखिएगा, ये ω² 1 के स्क्वायर ये लिए हैं, अब ये हो जाएगा, ये r को कांस्टेंट को अलग ही रहने दीजिए, ω2 के 2 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ω1 बराबर हो जाएगा 2ω2, यानी आंसर x बराबर क्या हो जाएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, और यह भी सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पारिस्थितिकीय पद छाप बोलते हैं। समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों को सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं, जीवोम कहा जाता है। ताप की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर उष्मा गति के किस नियम से मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यवा नियम से। क्या है, शून्यवा नियम से मिलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यदि दो वस्तुएं समान तापमान पर हो और उसके निकट किसी तीसरी वस्तु को लाया जाए तो वह भी समान तापमान पर आ जाएगा, यह कहा जाता है उष्मा गति का शून्यवा नियम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और वो भी पावर को जोड़ा जा रहा है तो 1/PS बराबर हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 हो जाएगा, यानी PS बराबर हो जाएगा P1 इंटू P2/P1 प्लस P2, ये हो जाएगा कितना 60 गुना 40/100 हो जाएगा, कट जाएगा 624 वाट हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस अगर पैरेलल सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 होता है, रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। उसी तरह अगर पावर सीरीज में हो तो 1/PS बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 होता है। पावर अगर पैरेलल में हो तो P1 प्लस P2 होगा। कैपेसिटर की अगर हम बात करें, अगर कैपेसिटर
जो है हमारा है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। उसी तरह एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर अगर मान लिया कि L से नोट करते हैं, अगर सीरीज में है तो L1 प्लस L2 होगा। अगर इंडक्टर पैरेलल में है तो हमारा हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगा। यानी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट और ये तीन और ये चार, ये चार को ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या है रेसिस्टेंट और इंडक्टर जो है एक जैसा बिहेव करता है और कैपेसिटर ऑफ पावर जो है एक जैसा बिहेव करता है सीरीज और पैरेलल में। यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान जो है 5 किलोग्राम है, एक गोले में जिसका त्रिज्या 1 मीटर और 2 रेडियन पर सेकंड कोणीय गति से घूमती है, तो अभी केंद्रीय बल जो है वो क्या होगा। अभी केंद्रीय बल Fc बराबर जो होता है mv²/r होता है। अभी बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ओमेगा कितना है, 2 है रेड पर सेकेंड है, और गुना आर बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 रेड इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। Fc बराबर यहाँ से निकल जाएगा 5 जो है वो m दिया हुआ है द्रव्यमान। अभी हमारे पास कितना निकला है 2, तो उसके स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा r जो है वो 1 तो दिया ही है, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए बी से डी गया है, ये +2 किया है। एस से जे गया, ये भी +2 किया है। एल से एन गया, ये भी +2 गया है। तो ओ से अगर हम +2 करेंगे तो क्यू होगा, एस से +2 करेंगे तो यू होगा, और डब्ल्यू से +2 करेंगे तो बाई होगा। हमारा आंसर निकल कर आ गया कौन सा, वो बी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हमारा आंसर जो हो जा रहा है वो बी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसे इस तरह लिख सकते हैं। उसी कूट भाषा में एच को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ सिंपल सा हमें देखना है कि सी का कौन होगा। इन तीनों में सी जो कॉमन होगा पहले वो देखना होगा। तो इसी से हमें निकलेगा कि सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 6 9 2 7 1, 6 9 2 7 1, तो 2 7 और 6 भी हो सकता है। 2 7 6 तीनों में से कोई हो सकता है। इस तरह सब एक एक करके कीजिएगा तो एच का जो मान निकल के आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3 या 5 आएगा। तो 5 तो यहाँ आंसर है नहीं, 3 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 5 मित्र है जो वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले तो एक बनाना है वृत्ताकार, अब 5 लोगों को बैठने का जगह बना लेना है। अब आइए प्रश्न में क्या क्या कर रहा है कि बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। बी जो है वो सी के कर रहा है, सी के ठीक बाईं ओर जो है वो बैठा हुआ है। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जी और एच जो है सी के पास तो नहीं हो सकता, यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ तो कौन कहाँ पे हो सकता है कि एक यहाँ जी हो सकता है, यहाँ एच हो सकता है, या एच उधर होगा या जी इधर होगा। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एच जो है वो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पर पी हो जाएगा, तब हमारा जो है वो आ जा रहा है कि एच यहाँ पर होगा, जी यहाँ पर। पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी के ठीक बाईं ओर जो बैठा हुआ है वो हो जाएगा सी बैठा हुआ है, ए हो जाएगा। कौन बैठा हुआ है, तो ये बैठा हुआ। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा कर रहा है। तो एम से जो है वो टी गया है, तो देखते हैं +7 है। टी से क्यू गया है -3 है। क्यू से एक्स गया है +7 है। एक्स से -3 करेंगे तो यू होगा। तो हमें देखिए चारों में यू मिल रहा है, तो हमें एक और चेक करना है। आर से ओ गया है, आर से ओ गया है तो -3 है। ओ से भी गया है +7 है। भी से एस गया है -3 है। एस से +7 कर देना है तो जेड आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए 2 114 19 में क्या रिलेशन है। अगर 2 गुना 19 करते हैं तो हमारे पास 38 आता है। 38 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 114 आ रहा है। ठीक उसी तरह 12 गुना 6 करते हैं तो 72 आता है। 72 को 3 से गुना करते हैं तो 7 216 आता है। इसमें से अब कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है। अगर 6 गुना 8 करें तो 8 6 48, और 48 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 8 24 के 4, बाकी 2 4 3 12 और 2 14, 144। आंसर हमारा आ रहा है सी। मुक्त हस्त चित्रण यानी फ्री हैंड ड्राइंग में उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मिनी ड्राफ्टर, मापनी चांद, ये कोई नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
मुक्त हस्त चित्रण में केवल पेंसिल, रबर तथा ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को बिना उपकरण से बनाए जाते हैं। अगला है फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है तो अनियमित वक्र खींचने में। आंसर जो हमारा हो जाएगा 19 के सी हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है और इसका सही आंसर हो जाएगा कोनिकल लेड है। क्या है? कोनिकल है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 119 प्लस 114 माइनस 17 भाग 6 गुना 12 प्लस 3 का 2 का मान क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसे हल कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 233 माइनस 17 भाग हो जाएगा 6 गुना 12 प्लस 6 होगा, यानी 216 भाग 108 बराबर ही हो जाएगा 2। आंसर आ जाएगा बी। राहुल को किसी धन राशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2996 और दूसरे वर्ष के लिए 1400 का ब्याज मिलता है। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है तो ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। तब वार्षिक दर निकल जाएगा। वार्षिक दर तो कितना है? एक साल जो 2996 दिया जाता है और एक साल क्या है? तीसरे वर्ष के लिए 2900, दूसरे वर्ष के लिए कितना? 1400 रुपया दिया जाता है। बटा 1400 से भागा दे दीजिए, अब गुना 100 कीजिएगा तो हमें डायरेक्ट जो है वो निकल जाता है। 1596 बटा 14 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 114% आ जाएगा। कितना? 114%। बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए दिया है, दूसरे वर्ष के दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है तो ब्याज का वार्षिक निकल जाएगा 114% हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। रमिता अकेले काम को 100 दिनों में करता है। रमिता जो है अकेले काम को 100 दिनों में कर सकता है। सुमन जो है अकेले जो है 120 दिनों में कर सकती है और नीतू जो है वो अकेले उसी काम को 150 में कर जाता है। अब तीनों कैल्शियम ले लीजिएगा तो टोटल कार्य निकल जाएगा 600 निकल गया। क्षमता की बात करते हैं तो इसका 6, इसका 5, इसका 4 है। अब कह रहा है कि यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 6000 का भुगतान किया जाता है। तो उसमें सुमन का हिस्सा कितना है? 6000 रुपया का भुगतान किया जा रहा है। टोटल काम कितना हो रहा है? टोटल करेगा तो 6 प्लस 5 प्लस 4 के क्षमता से करके और सुमन का 5 है तो 5 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट हमें आंसर आ जाएगा 6000 गुना 5, 6 4 10 5 15, ये 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 2000। क्या है? 2000। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी आ जाएगा। तीन संख्याओं का योग जो है वो 225 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का जो है अनुपात 2:3 और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लीजिए पहली, दूसरी और ये हो जाएगा तीसरी। ये अनुपात में है तो पहली 2:3 है और दूसरी 3:4 है। इसको क्या करते हैं? इधर भी 3 लिख देते हैं, इधर भी 3 कर देते हैं, क्योंकि ये वाला ही इधर लिखा था, ये वाला इधर ही। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12। अनुपात हो गया 2:3:4। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या है? हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न में कह रहा है 2 + 3 + 4 बराबर कितना है? 225 है। 4 3 7 2 9 इकाई बराबर 225 है। तो एक इकाई बराबर कितना हो गया? 225/9। तो दूसरी इकाई कौन है? 3 है। तो 3 से हमें गुना कर दीजिए, 3 3 हो जाएगा और यह 225/3 होगा तो 7 या 21 और 1 का 15 5 75। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने 540 मील प्रति घंटे की गति से गोद भराई और 810 मील प्रति घंटे की गति से गोद भराई पूरा करता है। पहले दो चीज़ों को औसत गति हमें ज्ञात करना है। तो औसत गति सिंपल सी है कि 2x/x + y कर दीजिए। 2 × 540 × 810 बटा 540 + 810। ये सिंपल है, इसे सोल्व कीजिएगा 648 मील पर घंटा हो जाएगा। क्या है? पहले 540 से फिर 810 से करता है तो पहले दो चीज़ों को औसत गति कितना हो जाएगा? तो 2x/x + y कर दीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 648। ऊंचाई ट्रांसफर, स्टेप अप ट्रांसफर में क्या होता है? अब हमें ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर दो तरह के होता है। एक जो होता है स्टेप अप होता है और एक जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब दो इस तरह का हमारे पास रहता है। ये जो है वोल्टेज जो है ये प्राइमरी, अब वोल्टेज जो ये सेकेंडरी। अगर वोल्टेज प्राइमरी ज़्यादा है वोल्टेज सेकेंडरी से तो ये स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्या है? डाउन हो जाएगा।
अब वोल्टेज प्राइमरी जो है वो कम है वोल्टेज सेकेंडरी से, तो ये जो हमारा हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज सेकेंडरी जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए वोल्टेज प्राइमरी से, यानी 26 का जो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब इसी से हमें टर्न रेशियो का एक फार्मूला भी होता है कि एन प्राइमरी बटा एन सेकेंडरी बराबर भी प्राइमरी बटा भी सेकेंडरी बराबर होता है आई सेकेंडरी बटा आई प्राइमरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लेंज का नियम किसका व्यवहार स्पष्ट कर सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थों का। लेंज का नियम अचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार स्पष्ट कर सकता है। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। अगला है एक नियम त्वरण से गतिशील वस्तु दूसरे सेकंड में 20 मीटर तथा चौथे सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करती है, छठे सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो क्या होगा। तो फार्मूला जो होता है एस एन एथ बराबर होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता है। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी एस टू बराबर u प्लस ए बाई टू इंटू टू माइनस वन, तो एस टू बराबर हो जाएगा u प्लस थ्री ए बटा टू। एस टू दिया हुआ है क्या है दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तो ये 20 बराबर u प्लस थ्री ए बटा टू, यानी 40 बराबर 2u प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 3 बटा 2 है 2 है 2 इधर चला गया, तो ये हमारे 3 हो जा रहा है, क्या है 3 है। ये हमारा जो है इक्वेशन एक आया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा कि चौथे सेकंड में, तो S4 बराबर जो होता है u प्लस ए बाई टू इंटू फोर माइनस वन हो जाएगा, यानी u प्लस 7 ए बटा टू। S4 कितना है, तो ये हमारा कर रहा है 30 मीटर, तो 30 दूना ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 बराबर u प्लस कितना हो जाएगा 7 है। ये हमारे पास जो आ जाएगा वो इक्वेशन दूसरा आ गया, क्या है दूसरा ये आ गया है। अब दोनों को हमें हल करेंगे। एक तो है 2a प्लस 3 2u प्लस 3a है और एक है 2u प्लस 7a है, क्या है 2u प्लस 7 है। एक 40 है और एक 60 है। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। जब दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास a बराबर जो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्या है 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इससे हमें मान निकाल देना है। छठे सेकंड में द्वारा तय की गई दूरी है, यहाँ से u का मान निकलेंगे तो u बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप रख लीजिएगा किसी भी इक्वेशन में तो हमें निकल जाएगा। अब हमें निकालना है क्या है छठे सेकंड में, क्या है छठे सेकंड में, सिक्स्थ सेकंड में हमें निकालना है। तो हो जाएगा कितना u प्लस ए बाई टू, क्या है ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यानी u कितना है 12.5 है। a कितना है, तो a हमारा 5 आ रहा है, a 5 बटा 2 हो जाएगा। अच्छे दूनी 12 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 11। इसे 11 से गुना कर दिया तो हमें जब हल कीजिएगा 6 सेकंड में s जो निकलेगा वो 40 मीटर निकलेगा, क्या है 40 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा a होगा, क्या है a होगा। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि खाली स्थान रंग के आकार खाली स्थान होता है। सही आंसर जो हो जाएगा हरे रंग के आकार वर्गाकार होता है, यानी सी हमारा हो जाएगा। अगर लाल रंग का है, क्या है लाल का है, तो ये होगा निषेधात्मक, क्या है निषेधात्मक। और पीला है तो चेतावनी, क्या हो जाएगा चेतावनी है। अगर नीला है, क्या है नीला रंग में है तो वो आदेशात्मक होता है, क्या आदेशात्मक होता है। और हरा है तो आपातकालीन स्थिति से बचाव है। तो आंसर हमारा जो ये है हरे और वर्गाकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आवेशित कण जो है v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। तो अधिकतम जो होगा वो हो जाएगा v और b परस्पर जो है वो लंबता हो, क्या हो लंबता हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं कक्षीय वेग कहते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग v नोट बराबर होता है RE अंडर रूट जी बटा ये होता है RE प्लस H। RE जहाँ क्या है वो है पृथ्वी की त्रिज्या, क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, और H पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई है।
m द्रव्यमान के पिंड की गति ऊर्जा E है तो उसका संवेग क्या होगा? उसका संवेग √2mE होगा। क्या है? E होगा। E बराबर जो हमारे पास होता है p²/2m होता है। तो p² बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E2m हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा √ जो है 2mE होगा। आंसर हमारा C हो जाएगा। कथन है कि कुछ अंडे गेहूं है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडे, कुछ अंडे जो है वो क्या है? गेहूं है। ये हो जाएगा गेहूं है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ फल अमरूद है। ये जो है फल है और कुछ फल जो क्या है? अमरूद है, अमरूद है। उसके बाद कह रहा है कि सभी अमरूद जो है वो नींबू है। क्या है? नींबू है। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालना, कुछ फल जो है वो गेहूं है तो ये गलत है। कुछ नींबू जो है वो फल है, बिल्कुल सही है। कुछ अंडे अमरूद है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे 6 लिखा जाता है और इसे 4 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सिग्नेचर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 6 होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 होगा। तो ये 3 3 6 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे जो है हम लिख सकते हैं इस तरह। तो एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार इसे इससे संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसरण करते हुए इसे निकालना है कि क्या होगा। सबसे पहले IKLM को लिखा गया है FHIK में लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए I से F किया गया है और यहाँ पर K से ये क्या है? H है। K से जो है वो H किया गया है -3, L से I -3, I से -3, सभी जो है वो -3 किया गया है यहाँ। तो चलिए GIJL को भी देखते हैं। तो ये भी -3, ये भी -3 करके जो है DF लाया गया। तो यानी सब में -3 होगा। M से माइनस अगर 3 करते हैं तो J होगा, O से -3 करते हैं L होगा, और उसी तरह अगर हम P से -3 करते हैं तो M होगा। आंसर हमारा होगा JLM। कौन सा हो जाएगा? तो आंसर होगा D होगा। चलिए 111, 120, 13, 168, 15, 224, 18, 324 में कौन जो है वो संबंधित नहीं है? तो 11 के अगर स्क्वायर में 1 कर देते हैं तो 121 - 1 बराबर 120 आ रहा है। ठीक उसी तरह 13 के स्क्वायर कर देते हैं, 169 में से 1 गया 168 हो जाता है। 15 के स्क्वायर करेंगे 225 - 1 करेंगे 224 हो जाएगा। 18 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 के स्क्वायर हो जाता है तो 324 होता है। उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 323 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 325 दिया हुआ है। तो यानी चौथा जो है हमारा सबसे अलग है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए कि C से G गया है, ये किया गया है +4, और G से किया गया ये भी +4, तो K से +4 कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा O। उसी तरह अभी दूसरे में चलते हैं, K से O गया है +4, O से S गया है +4, और S से +4 करेंगे तो क्या होगा? W होगा। तो वो W हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, O से ही पता चल रहा है, तो हमारा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन 2 जरूर चेक कीजिए ताकि हमें पैटर्न को पता लगा सके। सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा ये है बजर। क्या है? बजर। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी। क्या होगी? तो वो लंबता होगी। क्या है? लंबता होगी। ड्राइंग बोर्ड की एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना है, इसकी मोटाई निम्न से लगभग होती है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 25 mm होता है। क्या? 25 mm लगभग होता है। ड्राइंग बोर्ड की एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है, और ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग शीट को रखने के लिए किया जाता है। यह चीड़ या देवदार की मुलायम लकड़ी का आयताकार बनाए जाते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग 75 और महत्तम समवर्ग जो है वो क्या है? वो 15 है। उनमें से एक संख्या यदि 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला है कौन सा? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF होता है। अब पहली संख्या तो दिया हुआ है 15, दूसरी संख्या निकालना, तो डायरेक्ट दूसरी संख्या 75 गुना 15/15 कर दीजिए। आंसर आ जाएगा कितना? 75। ऑप्शन हो जाएगा बी।
दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक जो है वो अध्ययन करना है और बताना है कि दान फंड का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो दान जो है ये 35% है। तो माना कि कुल धनराशि 100 है और दान कितना किया गया है 35 रुपया। छात्रवृत्ति में भुगतान राशि कितना है 26 है। तो कह रहा है छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाना है, तो उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत कितना है। तो ये हो जाएगा 26/35 गुना कितना 100 यानी 74.29%। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 8, 13 और 15 है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या हो जाएगा। 8, 13, 15 है। अगर त्रिभुज के ABC की भुजाओं के पारस्परिक शीर्ष लंब की लंबाई का अनुपात है तो 1/8 अनुपात 1/13 अनुपात 1/15 यानी 13 गुना 15 गुना 8 सॉरी 13 गुना क्या हो जाएगा 13 गुना 15 अनुपात 8 गुना कितना हो जाएगा 15 अनुपात हो जाएगा 8 गुना 13 यानी 195 अनुपात 120 अनुपात 104। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात A अनुपात B अनुपात C है तो भुजाओं के पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात जो होता है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो जाता है। ये हमारा जो है एक कॉन्सेप्ट है, तो आसान हो जाता है इससे प्रश्न हल करने में। तो आंसर हमारा सी आ गया। अगला है एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक तैयार करने के विभिन्न मदों के तहत किए गए व्यय को दर्शाता है। जिल्दसाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोनों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो कोनों के बीच का अभिष्ट अंतर जो है 30 माइनस 20 कितना है 20 नहीं 30 माइनस जो है ये हो जाएगा 25/100 गुना कितने में 360 में, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए और बी किसी कार्य को क्या है 10 दिनों में करता है। बी और सी किसी काम को 12 दिनों में और सी और ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। तीनों के अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इसकी क्षमता 6, 5 और इसकी क्षमता 10 हो जाएगा। 2 × A + B + C बराबर कितना हो जाएगा 6 + 5 + 10 हो जाएगा। यानी A + B + C का क्षमता हो गया 21/2 यानी 10.5 यूनिट। एक साथ करेगा तो 10.5 यूनिट है। अब कह रहा है कि ये अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है तो 10.5 में से हमें कितना है क्षमता, तो हमें इसे निकाल दें 10.5 में से अगर 5 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5.5 यूनिट, क्योंकि B + C का जो क्षमता है कितना है वो 5 है और A + B + C का कितना है 10.5, तो घटा देंगे तो 5.5 आ गया। अब ए अकेला कार्य कितना कर रहा है तो 60 में से भागा दे देंगे 5.5, आंसर आ जाएगा कितना ये 120 कर दीजिए, इसको 11 कर दीजिए, 120/11 सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूती है तो पिंड किस प्रकार जो है वो गतिशील है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा समान त्वरण से होगा। क्या समान त्वरण से, इस तरह का जो हमारा है तो ये एक समान त्वरण से होगा। आंसर ए होगा। एक खिलाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की शुरुआती चाल से गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। खिलाड़ी के हाथों में गेंद को वापस आने में कितना समय लगेगा। तो हमें देखना है कि कितना समय लगता है। तो ये हो जाएगा v = u + at। u कितना है 30 मीटर पर सेकंड, v कितना है सबसे ऊपर जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा तो -g होगा यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो 0 + 30 - 10 t बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। क्या है 3 सेकेंड। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 3 सेकेंड। आंसर कितना हो नहीं ए 3 सेकेंड तो वो जाने में लगाया है, फिर आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना, तो सॉरी ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है वो डबल हो जाता है। खिलाड़ी को हाथ में वापसी के लिए गेंद द्वारा लिया गया कितना 3 सेकेंड + 3 सेकेंड 6 सेकेंड होगा। दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है तो विद्युत धारा की दिशा, बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तीनों उपरोक्त में से जो है वो सभी होता है। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिससे मसाला भरा होता है बना होता है, किसका बना होता है तो वो जस्ते का बना होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी। अगला प्रश्न है एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने पर x के पाया जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर इसका ताप x डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है।
तो फार्मूला होता है f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5। अब रख दीजिए x माइनस 32/9 बराबर x माइनस 273/5। सॉल्व कीजिएगा तो 9x माइनस 2457 बराबर 5x माइनस 160। x का मान हो जाएगा 574.25। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हमारा हो जाएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो ए होगा। एसआई मात्रक क्या है, ये टेस्ला होता है। क्या है, टेस्ला होता है। और एक टेस्ला बराबर जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला v इंटू एस बाई एम स्क्वायर, यानी n बाई ए इंटू एम हो जाएगा, यानी जे बटा ए इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा हो गया, ए होगा। यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। तो ई होता है प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। क्या है, टी के पावर 4। अब कह रहा है कि पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित विकिरण की दर कितनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 81 गुना हो जाएगा। 3 के पावर 4 कितना हो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो, 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9, 9 गुना 9 81 गुना हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है और इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CHASE है, लिखा गया है IQGBK लिखा गया है। यहाँ से देखते हैं C से I गया है +6, S से Q गया +9, A से G गया है +6, S से B गया है +9, E से K गया है +6, यानी +6 +9 का सीरीज चल रहा है। तो हमें एंशिएंट का भी कर सकते हैं। A जो है वो +9 करेंगे तो G होगा, N से +6 करेंगे, शुरू में +6 करेंगे तो हमारा आएगा कौन सा, G, क्योंकि देखिए सब में ऑप्शन G है। और N से जो है हमें +9 करना है, तब हमारा जो होगा वो W। तो GW तो सभी में सेम है। इस तरह के अगर कीजिएगा +6 प्रश्नों को तो GW मिलेगा, GWIRKWZ होगा। आंसर जो हमारा होगा वो C होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का है कि A + B का अर्थ है A B का भाई है, A - B का अर्थ है A B की माँ है। उसी पैटर्न पे हमें ये बनाते हैं। P जो हो जाएगा, P और Q में क्या रिलेशन होगा, तो P पति पत्नी है। यहाँ पर देखिए A B की पत्नी है तो P जो है पत्नी है, और यहाँ पर जो है Q जो है वो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्या है, पति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि Q और R में रिलेशन, तो Q जो है वो पिता हो जाएगा किसका, R का, और R जो है वो भाई हो जाएगा किसका, S का, और S - T, S जो है वो माँ हो जाएगी किसका, T का। तो हमें यही रिलेशन देखना है किसमें, P का T से रिलेशन देखना है। तो ये हो जाएगा क्या है, ये माँ है और ये दोनों भाई है, ये पिता है पत्नी है, यानी इसकी ये जो है ये माँ हो जाएगी, तो ये नानी हो जाएगी। क्या है, नानी, माँ की माँ। आंसर हमारा जो 54 के B हो जाएगा। ठीक इसी तरह 55 नंबर का प्रश्न है, जब इसे बनाइएगा तो J जो है वो पत्नी पति है किसके, K का, और K जो है वो भाई है किसका, L का, L जो है वो पिता है किसका, M का, और M जो है वो माता है किसका, N का। रिलेशन देखना है M और K का, M और K का, M से देखना है K तक का। तो आंसर हो जाएगा पिता के भाई, पिता के जो हो जाएगा भाई। चलो, केला भोजन और फल वर्गों के बीच के संबंध देखना है। तो केला जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरह का फल है और वो एक तरह का भोजन भी आता है, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्या है, B होगा। नीचे दी गई 4 संख्या में 3 संख्या किसी तरह से एक समान है, एक असंगत है, असंगत के चयन करना है। तो 169 जो है वो क्या है, 169 एक वर्ग संख्या है किसका, 13 के। ये 5 के Q है और ये 6 के Q है और ये 2 के Q है। तीनों तो घन है लेकिन ये वर्ग है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, A हो जाएगा। T² के 2 भाग होते हैं, एक हेड तथा दूसरा ब्लेड, जिनमें से सिरा क्रियान्वित है
और इसका आंसर हो जाएगा ब्लेड। क्या है? ब्लेड। सेट स्क्वायर का प्रयोग सभी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, लेकिन निम्न रेखा नहीं खींचनी चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा वो है हॉरिजॉन्टल रेखाएं। क्या है? हॉरिजॉन्टल रेखाएं। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्केल का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माप, स्थानांतरण तथा विमांकन हेतु, यानी बी हमारा हो जाएगा सही। एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर अगर इस तरह के देखा जाए, ये जो है वो 6 है और ये है कितना? 8 है। तो तिर्यक ऊंचाई अगर हम एल की बात करें तो ये हो जाएगा √8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, यानी √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब तंबू बनाने के आवश्यक कैनवास की संख्या क्या है? πRL, यानी 22/7 गुना 6 गुना 10 कितना हो जाएगा? 188.57 इकाई। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद जो है 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ये निकालना है। माना बी कारोबार x माह में शामिल हुआ है, तो 75,000 गुना 12 प्लस ये 37,500 गुना x महीना, क्योंकि 1 साल बाद की कह रहा है तो ये 12 महीना तो ये जरूर किया होगा। एक ये जो बी है वो x महीना क्या अनुपात है? 3:1 में बांटा गया है। तो ये 75,000 गुना 4 बराबर 37,500 गुना x हो जाएगा। x बराबर जो आ जाएगा 8 माह आ जाएगा। क्या है? 8 माह। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 62 के कौन सा हो जाएगा? नहीं, x बराबर जो हमारे पास आ गया 8 हो गया। तो कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो 4 माह। x तो 8 महीना काम किया है ना, वो 12 महीना किया है, तो शामिल हुआ होगा 12 में से 8 घटा देंगे तब ना 4। ये यही सब आंसर जो है वो गलत होता है। यहाँ तो ऑप्शन 8 माह नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो पक्का हम लोग गलत मार के आते। तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा 4 माह। एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक जो है वह 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर 312 में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तब माना कि थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? x है ना। तो अब करा x गुना 125 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x गुना 125 बटा 100 गुना 120 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 312 रुपया। इससे हल करना, x गुना 5 बटा 4 गुना 6 बटा 5 बराबर 312 हो जाएगा। x का यहाँ से मान निकल जाएगा 312 गुना 4 बटा 6, ये हो जाएगा 208 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा? 208 रुपया। 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेता है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है ये बताना है। तब सबसे पहले तो सापेक्ष चाल याद निकालना होगा। सापेक्ष चाल कितना हो गया? दोनों को जुट गया क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहे, तो 55 + 53 कितना हो गया? 108 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अब माना कि गाड़ी बी की लंबाई x है और ए की लंबाई 2.5x है। x + 2.5x को पार करने में जो लगता है वो 30 मीटर पर सेकंड और 21 सेकंड में पार करता है। तो ये 30 गुना 21 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 180 मीटर निकल गया। यानी हमें ट्रेन की लंबाई जो है निकल गया 180 मीटर। ए की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए की लंबाई निकल गई 2.5 गुना 180 यानी 450 मीटर हो गया। अब रेलगाड़ी ए की चाल कितना हो जाएगा? चाल निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 72 सेकंड में पार करती है पुल को, लेकिन क्या है इसका चाल जो है रेलगाड़ी के निकल गया ए की लंबाई, तो ए की चाल निकल जाएगा 55 गुना 5/18 पहले मीटर पर सेकंड में बदल दिए क्योंकि चाल दिया हुआ है हमें। तो कितना हो गया? 55 गुना 5/18। अब रेलगाड़ी ए की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों होगा ना पुल पार करने में, तो कितना हुआ? 450। हाँ ध्यान रखिए, ये 450 जो है वो क्या हुआ? लंबाई हमें निकला था रेलगाड़ी ए का, प्लस पुल की लंबाई बराबर जो हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 55 गुना 5/18 तो चाल है,
और ये गुना 72 कितना सेकंड में है, 72 सेकंड में पार करता है, तो इसे गुना कर दीजिएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा ये आ जाएगा कितना, पुल की लंबाई जो हो जाएगा 1100 माइनस 450 यानी 650 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या करना, पहले जो है दोनों को चाल को जोड़ना होगा, फिर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। अब मीटर पर सेकंड में जब हम कन्वर्ट कर दिए तो हमें निकल जाएगा कितना, उसकी लंबाई निकल जाएगा x का, जो हम x क्या माने थे, तो वो माने थे b की लंबाई, गाड़ी b की लंबाई जो है वो निकाले हैं। अब उससे रेलगाड़ी a की लंबाई निकल गया कितना, 450 मीटर। अरे रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी a की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर पुल पार करने में तय की गई दूरी निकल जाएगा। 72 सेकंड में कितना दूरी तय किया है, चाल दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा डी निकल जाएगा आंसर है। ठीक है, एक सुबह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है, तो 2003 में से घटा दीजिए 903, आ गया 1100, और 2003 में से घटा दीजिए 1673, ये आ जाएगा 330, और 1673 में से 903 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 770। तीनों को एक दूसरे से घटा दीजिए, और जो संख्या आएगा ना उसका जो है SCF निकाल लीजिए, वही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा 110, अगर तीनों के SCF निकालेंगे तो वो 110 आ जाएगा। तो अभी शेषफल कितना आया, 903 से भागा दिए थे, 903 में भागा नहीं, तो अभी शेषफल आएगा कितना, तो 903 बटा 110 से जो 100 SCF आया था ना उसमें से सिर्फ हमें क्या है भागा दीजिए किसी, 110 से भागा देंगे तो ये जो है 23 आएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर आएगा ये। यानी सबसे पहले क्या करना है, एक दूसरे को घटाना है और जो आएगा उसमें SCF निकालेंगे, तो जो वो संख्या आएगा किसी एक में से भागा देंगे, तो जो हमारा शेषफल आएगा वही आंसर होगा। 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर टकराते समय उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल सा हमें फार्मूला लगा देना है, कौन सा, तो वो लगाना है mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर m गुना g गुना h होगा यहाँ पर। तो 1 इंटू कितना है 10 गुना 125 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1250 जूल होगा। 2 किलोवाट शक्ति का एक बॉयलर प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग में लाया जाता है, तो बॉयलर के द्वारा 30 दिनों में व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो 2000 जो है वो किलो वाट था, तो 2000 वाट हो गया, प्लस 1 घंटा उपयोग होता है, प्लस 30 दिनों तक होता है। गुणा कर दीजिए, 3 दूना 60000, यानी हमें 60 यूनिट उपयोग होता है, 60 इकाई। आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है जूल पर केल्विन होता है। ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी जो होता है वो डेल क्यू बटा डेल टी होता है, जो होता है जे बराबर बाई के। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है, पृथ्वी पर गिरने पर इसकी प्रति किलोग्राम ताप में कितनी वृद्धि होगी। यानी 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है, पृथ्वी पर गिरने पर इसकी प्रति किलोग्राम ताप में वृद्धि कितनी होती है वो निकालना। आंतरिक ऊर्जा जो होगा, व्यय की गई आंतरिक ऊर्जा वो होगा mgh, m गुना 10 गुना 100 बराबर क्या होगा 1000 जो है m जूल होगा। क्या है m जूल होगा। और ऊष्मीय ऊर्जा बराबर होता है ms डेल टी, यानी m इंटू एस कितना है जरा 4200, ये हो जाएगा डेल टी होता है। अब दोनों को जो है हम इक्वेट कर देंगे, तो m m यहाँ से कट जाएगा, डेल टी बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1000 बटा 4200। क्या है 1042, 0.238 डिग्री सेल्सियस। एक ये फार्मूला, एक फार्मूला को इक्वेट करके लगा देना है। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा। संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन कितना होगा। यानी हमें वोल्टेज निकालना है, 3 ओम में निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो 4 + 3 गुना 6 बटा 3 + 6, तो 4 + 6 18, 6 3 9, 9 दूनी 2 बराबर कितना है 6 ओम आ गया है। क्या है 6 ओम, तो हमें तुल्य रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट आया है। आई बराबर जो होता है E/R होता है, यानी 3/6 0.5 एम्पेयर। अब यहाँ पर जो जा रहा है 0.5 एम्पेयर जा रहा है। अब 3 ओम और 6 ओम के संयोजन पर विभवांतर भी जो निकलेगा कितना निकलेगा
0.5 गुना 3 गुना 6/3 + 6 यानी 1 वोल्ट निकलेगा। क्या है? 1 वोल्ट। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। करंट यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ जो है वो करंट 2 भागों में बढ़ जाएगा, उससे हमें वोल्टेज निकाल लेना। कितना होगा? 1 होगा, 1 वोल्ट। तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 100 मीटर। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता इतना ओम है तो तार का प्रतिरोधकता क्या होगा? तार की त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है, कितना आर दिया हुआ है, तो 0.5 mm में है तो 10⁻³ मीटर कर देते हैं। एल जो दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। रो दिया हुआ है 2.5 गुना 10⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है। आर बराबर फार्मूला होता है रो एल बाई ए होता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2.5 गुना 10⁻8 गुना 100 बटा हो जाएगा ये कितना, तो ए एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमें हो जाएगा कितनी, पाई इंटू 0.5 गुना 10⁻³ के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10/पाई आंसर आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बताना है? तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये भी सही। तो आंसर ए और बी जो है वो दोनों सही है। कथन है कि प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है, इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है। सही आंसर जो हो जाएगा, केवल धारणा एक जो है वो निहित है। क्या है? एक है। अगर कथन को जो कहा जाए के अनुसार तो एक धारणा जो है वो सही है। जल प्रदूषण के बारे में ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया, तो सी हमारा सही होगा। कोई भी राष्ट्र आजकल पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। देश का नागरिक आलसी हो गए। किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को उगाना और उनका उत्पादन करना असंभव है। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड जो है निहित है। दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण संतुलित करना है, तो आपस में कौन सा बदलेंगे तो समीकरण हो जाएगा। आसान प्रश्न है, सोल्व कर दीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पेंटर, पेंटिंग, टेलर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्विंग। क्या है? स्विंग। टेलर का कार्य स्विंग करना है। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है। इसके अनुसार अगर हम बनाते हैं तो डब्लू जो है वो क्या है, डब्लू वो बहन है किसका, एक्स का। एक्स जो है वो पिता है किसका, बाई का। और बाई जो है क्या है, माता है किसका, जेड का। रिलेशन देखना है डब्लू से जो है जेड तक। क्या है? डब्लू से जेड तक। तो ये हो जाएगा आंसर सी, ग्रैंड आंटी सी होगा। ड्राइंग में माप प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर होगा विमांकन। क्या है? विमांकन। तीर शीर्ष की चौड़ाई 1 मिलीमीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी मिलीमीटर होनी चाहिए, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 69 के वो डी हो जाएगा, 3 होनी चाहिए। क्या है? 3 होनी चाहिए। 3:1 में होता है तो आंसर हमारा डी होगा। दर्शाए गए ड्राइंग के सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू क्या होगा। फ्रंट व्यू जो है हमें क्या मिलेगा, तो हमारा ये फ्रंट व्यू मिलेगा, डी हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं होगा, फ्रंट व्यू जो होगा हमारा वो गलत है, ये बी हो जाएगा। हमें इधर से देख रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग का फ्रंट व्यू हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। ये 70 है, ये 30 है और ये हमारा हो जाएगा तो बी मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य क्या है, वो जोड़ना है एक दूसरे का अल्टरनेट करके। 3 2 5 और 5 5 10 हो गया। 3 1 4 और 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। क्या है? 9, यानी 10 और 9। तो 10 - 9 जो है 1 है और वे 11 से विभाज्य नहीं है। तो हमारे पास ये जो है वो विभाज्य नहीं है। चलिए इसे देखते हैं। 3 2 5 और 5 5 10, 6 4 10, 10 - 10 0 आ रहा है, तो 0 या 11 आएगा तो वो 11 से विभाज्य होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाए बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर 18 है, इन 6 पूर्णांकों में सबसे छोटे पूर्णांकों का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। यानी x अगर सबसे छोटी है, फिर 4 जो होगा वो बीच वाला होगा और 5वां छठा जो होगा क्या होगा, x + 18 होगा। अब कह रहा है कि 6 संख्या है और उसका औसत जो है 45 था। 6 × 45 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब इन सब का जो है अगर जोड़ेंगे तो ये 270 आना चाहिए। अगर मान लें कि x = 30 रखते हैं और ये 48 रखते हैं, इन दोनों के बीच में भी
48 48 सभी रखते हैं तो हमारा जो है वो 270 आ जा रहा है। तो न्यूनतम संख्या जो होगा वो 30 होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो 16 का ये 4 हो गया, 12 4 16 फिर ये 4 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 25 यानी ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 के रूट करेंगे तो 5। आंसर जो हमारा है वो बी होगा। समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष जो है ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष दिया हुआ है, 2 4 और 2 6 दिया हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है वो लंबा जाता है। आप इस तरह से निकालते कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 4 और 2 6 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है x और y का। तो हम एक फार्मूला होता है कि अगर मान लें कि इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, तो ab² बराबर bc² और ac² बराबर bc²। इन दोनों से है आपको हल करके निकालना होगा, तब हमारा जो मान निकल के आएगा वो कौन सा आ जाएगा 2 + √3 और 5 आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा वो सी होगा। √1350 का मिश्रित करनीय रूप ज्ञात करना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 15√6 हो जाएगा। 15 देख लीजिए 1350 को क्या करना है 5 × 5 × 3 × 3 × 6, इसे 3 × 5√6 कर सकते हैं, यानी 15√6 डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर से देखना है कि कौन सा बढ़ते क्रम में, तो पहले चालक फिर मिश्र धातु फिर विद्युत रोधक सी हो जाएगा, ये बढ़ते क्रम में है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहा क्या जाता है, तो वोल्टेज सेल कहा जाता है। 87 के जो है वो डी होगा। यह रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस जो है वो नहीं है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा प्लॉटर। जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सब जो है वो इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्त या स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव, यानी सी। ये जो है बढ़ते क्रम में। और सबसे फास्ट जो है वो कौन सा होता है, वो रजिस्टर ही होता है। क्या है, रजिस्टर ही होता है। उसके बाद जो होता है कैश मेमोरी होता है। ये दोनों में अगर दिया जाए तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजी कर सकता है यदि वो अपने हाथ पैरों के भीतर की ओर मोड़ ले, तब वो कलाबाजी कर सकता है। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, तो भार शून्य अनुभव करता है, यानी 91 के जो है वो सी हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो MA जो होता है वो >1 होता है, यानी यांत्रिक लाभ जो होता है वो >1 होता है। F के पुत्र A का विवाह B से हुआ जिसका भाई C है, D C की पत्नी और E की पुत्री है, E का विवाह F से हुआ है, C का F से क्या संबंध है। तो आप देखिएगा कि F जो है, F के पुत्र A का विवाह B से हुआ है, इसका जो ये पिता हो जाए या पुत्र A हो गया, इसका विवाह B से हुआ है, और B का जो है कह रहा है B से जिसका भाई C है, और इसका जो है वो C जो है वो भाई है, क्या है भाई है, C भाई है। D C की पत्नी है, D जो है वो क्या है पत्नी है, D जो है वो पत्नी है, और E का पुत्री है, E का जो है वो पुत्री हो जाएगा, यहाँ से E के जो है क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। E का विवाह F से हुआ है, चलिए ये दोनों प्रेमी युगल है। C का F से क्या संबंध है, C का F से क्या संबंध है ये करना है। तो ये जो है पुत्र है और पुत्र के ये पत्नी है, और यहाँ से ये जो इसका भाई है, तो आंसर जो होगा सन इन लॉ हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखिए ज्वाइन, कनेक्ट, फिक्स, एफिक्स ये सभी आपस में समानार्थी हैं, जबकि डिटैच अन्य सभी से विलोम है, तो आंसर हो जाएगा सी। एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ए से चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में। वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। वो दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। ये जो जा रहा है वो कौन सा दिशा में, तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। H लट्ठा R लट्ठे से पूरब की ओर है तथा D लट्ठे से उत्तर की ओर है। लट्ठा D लट्ठे R से किस दिशा में है,
ये आर होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर जो है वो एच होगा और यहाँ पर डी होगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा डी लठियार से किस दिशा में है, तो दक्षिण और पूरब में। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती। पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चलता है कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है। अगली रेल 10:35 पर जाएगी, यानी 10:35 पर जाएगी। अब इससे पहले कब जा चुकी है, तो 55 मिनट में रेल चलती है, यानी 9:40 पर वो ट्रेन जा चुकी है, तभी तो अगला जो है वो 10:35 में जाएगी। अब पूछ रहा है कितना, 20 मिनट पहले जा चुके हैं, तो 9:40 है, तो ये हम 20 मिनट पहले जा चुके हैं, तो ये 10 बजे ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा ए। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंबे बिंदुदार संकरी रेखा से, यानी ये हो जाएगा 98 के सी। षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है, और इसका आंसर होगा आयताकार। सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 22। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।